जय हिंद दोस्त। स्वागत है आज के हमारे यूट्यूब वीडियो पर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ओरिजिन ऑफ अर्थ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई उस पर है। और हमने इसमें पर्टिकुलरली रेफरेंस लिया है बिग बैंग थ्योरी का, कि पृथ्वी की उत्पत्ति में बिग बैंग थ्योरी का कैसा योगदान था उसके बारे में। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है सारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, बीबीएम की यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, इन सभी के अलावा यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें कोई रिटेन एग्ज़ामिनेशन होता है आपका, उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन की, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। ठीक है, देखो, जो पृथ्वी की उत्पत्ति थी वो एक कोई स्वतंत्र घटना नहीं थी। ठीक है, यानी ऐसा नहीं था कि जब इस संपूर्ण संसार का जब उदय हो रहा था, जब यह बन रहा था, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ अकेला पृथ्वी ही उस समय उत्पन्न हुआ। उसके साथ कई सारे जो खगोलीय पिंड होते हैं वो भी आपका उत्पन्न हुए, जैसे कि सूर्य, संपूर्ण सौर मंडल, पृथ्वी के अलावा जो अन्य ग्रह थे वो भी पृथ्वी के साथ उत्पन्न हुए। यानी पृथ्वी जो थी वो अकेले उत्पन्न नहीं हुई। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो कोई स्वतंत्र रूप से हुई संरचना नहीं है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति किसी प्रकार से स्वतंत्र नहीं थी। यह ब्रह्मांडीय विकास की एक कड़ी है। ठीक है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड का विकास हो रहा था, उसी का एक अंग जो है वो पृथ्वी थी, और उसी के एक अंग के रूप में पृथ्वी निकली थी। इसका जो जो क्रेडिट जाता है वो बिग बैंग थ्योरी को जाता है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ही हमने यह जाना था कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे। और ये बिग बैंग थ्योरी क्या था? जनरली जो बिग बैंग थ्योरी था वो जॉर्ज लीमेचर द्वारा दिया गया था। जॉर्ज लीमेचर द्वारा कब दिया गया था? 1927 में। जो इनकी थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी, वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक सबसे अहम थ्योरी थी, क्योंकि इन्हीं के थ्योरी द्वारा हमें ज्ञात हुआ कि आखिर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का उदय कैसे हुआ। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा था? एक्चुअली इनका मानना था कि शुरुआत में जो ब्रह्मांड था, ठीक है, ब्रह्मांड जो था वो संपूर्ण ब्रह्मांड एक गोले में समाहित था। ठीक है, एक गोले में समाहित था संपूर्ण ब्रह्मांड। इसकी जो घनत्व था, इसकी जो घनत्व थी, इनका मानना था कि वो इनफाइनाइट घनत्व था इसके अंदर, वो इसका मास भी था वो भी इनफाइनाइट था। तो इनका मानना था कि शुरुआत में ब्रह्मांड एक छोटे से गोले में अंकित था, और जैसे जैसे इसमें मास और जो डेंसिटी है वो बढ़ती गई, एक ऐसा दिन आया, गोला था वो पूरी तरह से ब्लास्ट कर गया। यानी जैसे कोई फटाका आपने देखा होगा कि जब वो ब्लास्ट करता है तो चारों तरफ धुआं आपका फैल जाता है, उसी प्रकार इनका मानना था कि जब इसका विस्फोट हुआ तो इसी विस्फोट से क्या हुआ ना, कि संपूर्ण ब्रह्मांड का विकास हुआ। और ये जब विस्फोट हुआ, चारों तरफ सभी चीज़ें फैलती गई, इसी से आपका सौरमंडल बना, इसी से जितने ग्रह हैं वो बने, इसी से जितने तारे हैं वो बने। ठीक है, तो ये पूरा जो थ्योरी था वो जॉर्ज लीमेचर द्वारा दिया गया था, और इसी में से, इसी थ्योरी में से एक अंग जो बाहर निकल कर आई वो थी कौन? हमारी खुद की पृथ्वी। ठीक है, तो ये जॉर्ज लीमेचर साहब का कहना था। आइए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है कौन है? वो बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, कि किस प्रकार ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और उसी क्रम में आगे चलकर आकाश गंगाएं, तारे, तो सौरमंडल और अंततः पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। यानी जो था पृथ्वी अकेला बनने वाला ग्रह नहीं था, उसके साथ कई सारे खगोलीय पिंड, आकाशीय पिंड बने थे। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब बिग बैंग थ्योरी की मूल अवधारणा क्या थी? देखिए, बिग बैंग थ्योरी का क्या कहना था?
बिग बैंग थ्योरी का कहना ये था कि जो पूरे ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुआ है, यानी पूरे ब्रह्मांड का निर्माण जो हुआ आज से 13.8 अरब वर्ष पूरे हुआ है, ठीक है। और प्रारंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन, अत्यधिक गर्म और सूक्ष्म बिंदु था जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया, जिसकी बात चर्चा मैंने यहाँ पर की कि शुरुआत में जो ब्रह्मांड था अत्यंत सघन, यानी इसका जो डेंसिटी था, ठीक है, इसका जो घनत्व था काफ़ी ज़्यादा था, और इसका जो इसमें जो आपका मास था वो भी इनफाइनाइट तक था, और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म भी था, ठीक है। अचानक एक विशाल विस्फोट हुआ, जैसा कि मैंने कहा था कि एक अचानक यहाँ पर विस्फोट हुआ जिससे सही आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड का निर्माण हुआ। अचानक एक विशाल विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। इसी विस्फोट के साथ देखियो दोस्त, इसके साथ क्या क्या निर्माण हुआ, स्पेस का निर्माण हुआ, यानी हमारे अंतरिक्ष का निर्माण हुआ। इसके साथ समय जो था वो समय प्रारंभ हुआ, पदार्थ, विभिन्न प्रकार के खगोलीय पदार्थ, ऊर्जा, इन सभी का निर्माण इसी विस्फोट से हुआ। यह विस्तार आज भी जारी है जिसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये विस्तार जब हुआ था तो तब से लेकर आज तक जो है ब्रह्मांड फैल ही रहा है, यानी ऐसा नहीं कि जब वो गैस का गोला जो था वो फटा था, जब वो विस्फोट किया था तो वहीं पर ख़त्म हो गया, वो आज भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अपनी अपनी दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फैलता ही जा रहा है आज भी, ठीक है। ये था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बाद ब्रह्मांड का क्रमिक विकास देखेंगे, ठीक है, कि ब्रह्मांड में किसका किसका विकास कैसे हुआ, किस क्रम में हुआ, उसको देखेंगे, ठीक। इस समय जो तापमान था वो काफ़ी अधिक था, यानी कई केल्विन तापमान था, और उस तापमान के समय अगर कोई मनुष्य रहता या कोई अन्य जीव रहता तो वह निश्चय ही बच नहीं पाता, उसकी स्वतः ही मृत्यु हो जाती। उस तापमान को झेलने का सामर्थ्य किसी भी जंतु के पास नहीं था। इस अवस्था में क्या हुआ कि कोई ठोस या गैसीय पदार्थ नहीं था, केवल ऊर्जा मौजूद थी। जब विस्फोट हुआ तो कोई भी ठोस या गैसीय पदार्थ मौजूद ही नहीं था, केवल उसमें एनर्जी थी, ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा थी। कणों का निर्माण, दूसरा इसमें आ जाता है कणों का निर्माण। इस तापमान में गिरावट के साथ ऊर्जा से पहले तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बने, ठीक है, बाद में ये कण मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु बने। क्या हुआ कि जैसे शुरुआत में जब विस्फोट हुआ तो उसमें तापमान काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया तो जैसे ही टेम्परेचर में हल्की गिरावट आई, हल्की कमी आई, तो क्या हुआ कि इससे पहले तो प्रोटॉन का निर्माण हुआ, फिर न्यूट्रॉन बना और इलेक्ट्रॉन बना। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन गिने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पूरा सब्सटेंस है, पूरा एक कोई पदार्थ है, समझे, तो इसके सेंटर में आपको क्या मिलेगा, इसके सेंटर में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे, जबकि इस सेंटर के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी पदार्थ में, दुनिया के किसी भी पदार्थ में की सबसे छोटी इकाई जो है वो एटम होती है, यानी अणु होते हैं, ठीक है, और अणु अथवा परमाणु होते हैं, और इन्हीं में से पाए जाने वाले जो ये तीन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कण होते हैं। बाद में ये तीनों कण जो है आगे चलकर हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु बने, ठीक है। अब देखेंगे गैसों का संघनन कैसे हुआ, यानी गैसों का कंडेंसेशन कैसे हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से क्या हुआ कि हाइड्रोजन और हीलियम तो पहले तो बना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की सहायता से। अब क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल बने, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से हाइड्रोजन और हीलियम का बादल बन गया, और इन्हीं गैसीय बादलों से आगे चलकर क्या बन गया, तारा, गैलेक्सीज और कई सारे अन्य खगोलीय पिंडों का भी निर्माण हुआ। तो तारों के बारे में थोड़ा सा जाने तो तारा जो है हमारे
अंतरिक्ष में अनगिनत तारे हैं, ठीक है। और गैलेक्सीज जो है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे। तो हमारे गैलेक्सी में काफ़ी सारे करोड़ों अनगिनत तारे हैं जो हम उन्हें गिन भी नहीं सकते, इतने सारे तारे उपस्थित हैं। हालांकि हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें गैलेक्सीज भी कई सारी है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 10⁻11 गैलेक्सीज टोटल हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है, ठीक है। इतने जो है गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है। अगला जो चौथा पॉइंट है हमारा, मिल्की वे, गैलेक्सी और सौरमंडल का निर्माण। जैसे कि मैंने कहा कि हमारी जो आकाशगंगा है, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, जिस गैलेक्सी में रहते हैं, उसका नाम है मिल्की वे, ठीक है। मिल्की वे और सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ? देखो, हमारी आकाशगंगा जो है वो मिल्की वे है। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसे हिंदी में दुग्ध मेघला कहो या इंग्लिश में आप इसे कहो मिल्की वे, ठीक है। इसका निर्माण जो है आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। क्या था कि शुरुआत में एक विशाल घूमता हुआ गैसीय बादल, जिसको सोलर नेबुला कहा जाता है, ठीक है। इस नेबुला के केंद्र में अधिक द्रव्यमान होने से सूर्य बना, ठीक है। क्या हुआ कि आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ? जो हमारी आकाशगंगा है आज से 4.6 वर्ष पहले बनी, जो एक विशाल घूमता हुआ गैसों का बादल था, जिसे सोलर नेबुला कहा गया। इस नेबुला का जो केंद्र था, ठीक है, मान लो एक विशाल घूमता हुआ गैसियों का एक बादल था, उसका केंद्र जो है उसमें द्रव्यमान जो है काफ़ी ज़्यादा था, उसका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा था, और इसी प्रोसेस के द्वारा आपका हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के चारों ओर बचे हुए पदार्थ जो बचे उसको हम ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु के नाम से जानते हैं। आज वर्तमान में हमारे पास कुल 8 ग्रह हैं, जिसे हम कहें तो वो है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह आज वर्तमान समय में उपस्थित है। इसके अलावा प्लूटो भी अगस्त 2006 से पहले एक ग्रह हुआ करती थी, लेकिन उसे आप ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अब जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है आज से लगभग 4.5 अरब साल 5-4 अरब साल पहले हुआ था, ठीक है। प्रारंभिक में जब महाविस्फोट हुआ, ठीक है, जब बिग बैंग हुआ था, उसके बाद पृथ्वी जो थी अत्यधिक गर्म थी, और किसी भी जीव का यहाँ पर सरवाइव कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि उस टेम्परेचर को कोई भी जीव सह नहीं पाता। यह बिल्कुल द्रव अवस्था में था, ठीक है, यानी लिक्विड स्टेट में था। पूरा पृथ्वी एक लिक्विड स्टेट में थी, यानी कई सारे मतलब लावा यहाँ पर पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर लावा फैली हुई थी, और निरंतर उल्का पिंडों के टक्कर से यह प्रभावित थी, ठीक है। आंतरिक संरचना का विकास कैसे हुआ पृथ्वी का, इसके बारे में देखेंगे तो भारी तत्व जैसे लोहा, एल्युमिनियम, निकेल जो था वो केंद्र की ओर चले गए, जिसे बाद में हम कोर कहते हैं। हल्के तत्व ऊपर की ओर, जिसे हम मेंटल और क्रस्ट कहते हैं। जो भारी तत्व थे वो सबसे निचली जो होती है पृथ्वी का तल, उसमें चली गई। देखो, पृथ्वी को हम कुल 3 भागों में बांटते हैं मेजरली। ऊपर वाला हो जाता है क्या, क्रस्ट, देन बीच वाला जो होता है वो मेंटल, और सबसे नीचे वाला कोर। तो यहीं पर जो था, जो लोहा और निकेल जैसे पदार्थ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं, तो वो पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से यानी कोर में आकर जमा हो गए। वहीं दूसरी ओर जो हल्के पदार्थ थे वो आपका मेंटल और क्रस्ट जैसे क्षेत्रों में आकर यहाँ पर जमा हो गए। वायुमंडल और जलमंडल का निर्माण पृथ्वी पर कैसे हुआ? तो जिस समय जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ज्वालामुखी उधार से, यानी उस वक्त काफ़ी सारे ज्वालामुखी भी विस्फोट कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैग्मा होता है। तो उसी से बहुत सारे खगोल पिंड जब पृथ्वी से टकरा रहे थे
तो उसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी का विस्फोट निरंतर हो रहा था उस वक्त। तो इससे जो है गैसें जो है वो क्या क्या निकलती थी, CO2 और नाइट्रोजन, और इसके अलावा जल वाष्प भी निकलता था। तापमान घटने पर क्या हुआ कि ये जल वाष्प जो है संघनित होकर वर्षा में बदली। यानी वे ये जल वाष्प जो थे, निकलने वाले जो धुएं थे ज्वालामुखियों से, वे जब जैसे ही ये टेम्परेचर में वातावरण में थोड़ा सा ठंडी हुआ, ये सारे जो गैस थे वो ऊपर चलकर बादल का निर्माण करने लगे, और यही बादल आगे चलकर जो थी वो बारिश होकर पृथ्वी पर गिरी और पृथ्वी थोड़ा ठंडा हुआ। इससे क्या हुआ कि महासागरों का भी निर्माण हुआ। इसी बारिश से जो है संपूर्ण महासागरों का भी निर्माण हुआ। बिग बैंग थ्योरी और पृथ्वी की उत्पत्ति का संबंध क्या था? महत्वपूर्ण बात यह है कि बिग बैंग थ्योरी जो थी सीधे पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं बताती, ठीक है। यह जो है ब्रह्मांड, ये वातावरण को समझाती है जिसमें पृथ्वी का निर्माण संभव हुआ है। ये डायरेक्टली पृथ्वी की उत्पत्ति को नहीं बताती, ये बताती है ब्रह्मांडीय वातावरण को, क्योंकि उस वक्त जो ब्रह्मांड का वातावरण क्या था ये उसको समझाती है, और उसी पर पृथ्वी के निर्माण को एक काल्पनिक तौर पर एक थ्योरी दी जाती है, उसके तौर पर पृथ्वी का निर्माण बताया जाता है। क्रम इस प्रकार है कि बिग बैंग थ्योरी, सबसे पहला बिग बैंग थ्योरी हुई, उसके बाद संपूर्ण यूनिवर्स का निर्माण हुआ, उसके बाद हमारे गैलेक्सीज जो है आकाश गंगाएं का निर्माण हुआ, उसके बाद तारों का निर्माण हुआ, तारों से हमारे सोलर सिस्टम यानी जो हमारा सौरमंडल है उसका निर्माण हुआ, और सौरमंडल के परिणाम स्वरूप आपको पृथ्वी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था संपूर्ण बिग बैंग थ्योरी का जो डिटेलिंग, आखिर वो कहना क्या चाहता है। अब बिग बैंग थ्योरी का महत्व क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। यह सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की आयु को बताता है, यानी ब्रह्मांड आज से कितने साल पहले बना उसके बारे में बताता है। ब्रह्मांड जो आज से 13.82 बिलियन ईयर पहले बना था। आकाशगंगाओं के विस्तार को समझाता है, आकाशगंगाओं का विस्तार कैसे हो रहा है इसको भी ये बताता है। पृथ्वी को एक ब्रह्मांडीय विकास की कड़ी के रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है। पृथ्वी के निर्माण को एक स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत ना कर कर ये ब्रह्मांडीय विकास के रूप में प्रस्तुत करता है। इसकी सीमाएं क्या है? यह सिद्धांत यह नहीं बताता कि सिंगुलैरिटी कैसे बनी, ठीक है। यह सिद्धांत क्या नहीं बताता कि सिंगुलैरिटी जो होती है, जो मैंने शुरू में बताया था कि शुरू में जो संपूर्ण ब्रह्मांड था एक छोटे से अणु के रूप में था, तो ये इस अणु का निर्माण कैसे हुआ, जिसका जो डेंसिटी था वो इनफाइनाइट था, जिसका मास भी इनफाइनाइट था, इसका निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में बिग बैंग थ्योरी नहीं बता पाता है। पृथ्वी के स्थानीय भूभाग भूआकृति विकास को भी यह नहीं समझा पाता कि पृथ्वी के जो भू आकृतिक विकास में असंबद्धताएं जो देखने को मिलती हैं वो उसका निर्माण कैसे हुआ उसको ये नहीं बता पाती है, ठीक है। कंक्लूजन की ओर चलें, यानी निष्कर्ष कुल मिलाकर इसका निकालें तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति एक दीर्घकालिक और क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। यानी जो बिग बैंग थ्योरी है वो कोई एक दिन में का ये प्रोसेस नहीं था, ये कई अरबों साल का प्रोसेस था, और उस अरबों साल के प्रोसेस के परिणाम स्वरूप हमें आज की पृथ्वी देखने को मिलती है। पृथ्वी अचानक नहीं बनी, बल्कि यह अरबों वर्षों में विकसित हुई है। ब्रह्मांडीय परिवर्तनों की अंतिम कड़ियों में से यह एक है। इस प्रकार बिग बैंग थ्योरी पृथ्वी की उत्पत्ति को वैज्ञानिक और तार्किक आधार प्रदान करती है। तो ये था हमारा संपूर्ण वीडियो, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका बिग बैंग थ्योरी कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति में उसका योगदान है। इन सभी चीज़ों को हमने जाना। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इसी प्रकार हम पूरे जो आपका सिलेबस है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।